हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग साइंस का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को सॉल्व कर रहे हैं। यह इसका तीसरा पार्ट है। इसके पहले का 2 प्रैक्टिस सेट का पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके सभी एग्ज़ाम सुपर टेट, यूपीएससी, बीईओ, यूपीएसआई, लेखपाल, आरओ जिसमें भी साइंस के पार्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से 3 कथन दिए गए हैं और उन कथनों का सही से पहचान करना है। तो इसमें पहला है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। तो बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी हड्डी जो फीमर होती है वो जांघ पे, मतलब पैर में जांघ पे होती है। तो ये बिल्कुल कथन सत्य है। और दूसरा है, कालरा हैजा नामक बीमारी जीवाणुओं से होती है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। जो हैजा होता है या कालरा होता है वो जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। और तीसरा है, एथलीट्स फुट एक ऐसी बीमारी है जो विषाणु के कारण होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, विषाणु के कारण नहीं होता है बल्कि ये कवक के कारण होता है। ठीक है, कवक के कारण होता है। और ये जो एथलीट्स फुट्स है ये दाद खाज खुजली से संबंधित होता है और वो कवक द्वारा फैलता है। ठीक है, जैसे गर्मियों के समय में मोजा पहनते हैं या गर्मी जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे खुजलाहट टाइप में होने लगता है, तो वो एथलीट फुट से संबंधित होता है। तो विषाणुओं से नहीं बल्कि कवक से होता है। तो इसमें से ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 आपका सही हो जा रहा है। तो कूट में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 और 2 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जा रहा है। एथलीट फुट के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एथलीट फुट होने का मुख्य कारण खाज खुजली है। यह खासतौर पर गीले मोजे और गर्मी के मौसम में जूते पहनने से कवक संक्रमण का का जोखिम बढ़ता है। एथलीट संक्रमण फैलने वाला संक्रमण है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। ठीक है, इसके अलावा दूषित कपड़ा के पहनने, दूषित फर्श पर पैर रखने से ये आसानी से फैल सकता है। ठीक है, तो वो कवक के द्वारा फैलता है। दूसरा प्रश्न है, मरकरी सल्फाइड क्या है? तो मरकरी सल्फाइड जो होता है वो वर्मिलियन होता है। ठीक है, वर्मिलियन होता है। कहीं कहीं इसको वर्मिलियन भी लिखा गया है, वर्मिलियन। ठीक है, तो नाम में कन्फ्यूज मत होइएगा। वर्मिलियन इसका एक दूसरा नाम है। ठीक है, ये इससे संबंधित किया है। न द्रवीभूत गैस है, न गाढ़ा तरल पदार्थ है, न इनमें से कोई ऐसा बात नहीं है। इसका दूसरा नाम वर्मिलियन होता है या वर्मिलियन भी कहीं कहीं दिखाई देता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा मर्क्यूरिक सल्फाइड के बारे में, और इसे देख लीजिए यहाँ पे वर्मिलियन भी कहा जाता है। ठीक है, इसे वर्मिलियन भी कहा जाता है। यह लाल रंग का रवेदार ठोस पदार्थ होता है। यह जल तथा अम्ल में अविलेय होता है। ठीक है, ये भी पॉइंट याद करने लायक है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड जो होता है यह जल में तथा अम्ल में दोनों में अविलेय होता है। ठीक है, जल में अम्ल में दोनों में अविलेय होता है। यह अम्लराज में घुलकर मर्क्यूरिक क्लोराइड बनाता है। इसका उपयोग सिंदूर के रूप में होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। औषधियों में मकरध्वज के रूप में तथा जल रंग बनाने में प्रयोग किया जाता है। वाटर कलर मर्क्यूरिक सल्फाइड के रूप में वाटर कलर के रूप में भी इसको उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जितने सारे पॉइंट्स हैं सबको याद रखिएगा और कहीं पे नोट कर लीजिएगा, इससे बहुत सारे प्रश्न बनाए जाते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक के कारण दूध दही में परिवर्तित होता है? तो किसके कारण दूध में दही का जमना किसके कारण होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जीवाणु। ठीक है, जीवाणु के कारण दूध से दही में परिवर्तन की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो जीवाणु के द्वारा होती है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। दही एक दुग्ध उत्पादक है जिसका निर्माण दूध के जीवाणुओं, ठीक है, जीवाणुओं किण्वन द्वारा होता है। ठीक है, जीवाणुओं किण्वन द्वारा होता है। लैक्टोज का किण्वन लैक्टिक अम्ल बनता है जो दूध प्रोटीन से प्रतिक्रिया कर इसे दही में बदल देता है। साथ ही इसे इसकी खास बनावट और विशेष खट्टा स्वाद भी प्रदान करता है। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, थायरॉक्सिन क्या है? तो थायरॉक्सिन एक हार्मोन होता है।
ठीक है, थायरॉक्सिन एक हार्मोन होता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा थायरॉक्सिन के बारे में हम लोग देखते हैं। थायरॉक्सिन जो है वो प्राथमिक हार्मोन है, ठीक है, प्राथमिक हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। यह दवा शरीर में चयापचय को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और हृदय और पाचन तंत्र के कार्यों को नियंत्रित करती है। यह हड्डियों को भी जो है मजबूत रखता है, मस्तिष्क के विकास में मदद करता है और मांसपेशियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो थायरॉक्सिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अधिकतर जो है एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। तो ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप लोग रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। अगला प्रश्न है 5वां नंबर का, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन के द्वारा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम था वो न्यूटन ने दिया था। 6वां नंबर प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो उदर से, ठीक है, उदर से, कहीं कहीं आमाशय भी दे देता है, ठीक है। तो अगर आमाशय ऑप्शन में नहीं रहेगा तो उदर लगाइएगा, अगर उदर नहीं रहेगा तो आमाशय पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। और मुख्य रूप से वो उदर ही देगा हमेशा जो है ऑप्शंस में, उदर से ही प्रोटीन का जो है पाचन शुरू होता है। 7वां नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो हमारे शरीर में जो नमक की मात्रा होती है वो 0.4% होती है, ठीक है, 0.4% होती है। और इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, विकल्प सी सही हो रहा है, ठीक है। शरीर में नमक की मात्रा जो है 0.4% होनी चाहिए। खाने के अलावा भी हम कई ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जिसमें नमक मौजूद होता है, इसलिए एक सामान्य स्वस्थ शरीर के लिए जो है नमक की मात्रा केवल 5 से 6 ग्राम ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन आपका जो सी वाला है 0.4% वो आपका सही हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, जैव ईंधन प्राप्त होता है। तो जैव ईंधन किससे प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जेट्रोफा से, रेशम कीट से, यूटेरस से, सेल्यूलोज से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जेट्रोफा से सही हो जाएगा, ठीक है। जो जैव ईंधन प्राप्त होता है ये जेट्रोफा से में प्राप्त होता है। जेट्रोफा एक प्रकार का पौधा होता है, ठीक है। और इसमें आगे आप लोग देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा, ठीक है, जेट्रोफा के बीच से, ठीक है, जेट्रोफा आयल निकलता है, ठीक है। जेट्रोफा के बीज होता है, वो पौधा होता है, उसके बीज से जो है जेट्रोफा आयल निकलता है, जिसके प्रसंस्करण के परिणाम स्वरूप उच्च गुणवत्ता वाले बायोडीजल, ठीक है, जैव ईंधन का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो जेट्रोफा जो है उसका मुख्य बिंदु है, ठीक है। तो जेट्रोफा से ही जैव ईंधन की प्राप्ति की जाती है। 9वां नंबर प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है, तो किसके द्वारा होता है डाउन सिंड्रोम? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, बी है गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण, सी है डीएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण, और डी है आरएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण, ठीक है। तो इसमें जो है आपका डी ए सही हो जाएगा, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या में जो मतलब पुरुषों में या स्त्रियों में गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र मिलाए जाते हैं, उन गुणसूत्रों की संख्या में जब परिवर्तन हो जाता है तो बच्चे में डाउन सिंड्रोम हो जाता है। डाउन सिंड्रोम एक तरह से कहा जाए तो विकलांग विकार, मतलब किसी तरह से अस्वस्थ शरीर का होना डाउन सिंड्रोम ही कहलाता है। वो कब होता है? जब गुणसूत्रों की संख्या में जो है परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं, डाउन सिंड्रोम जिसे जो है ट्राइमोसी 21 के नाम से भी जाना जाता है, कभी कभी ऑप्शन में ये भी दे देता है, ठीक है, ट्राइमोसी 21 के नाम से भी जाना जाता है।
एक आनुवंशिक विकार है जो क्रोमोसोम 21 की तीसरी प्रतली के सभी या किसी भी हिस्से में की उपस्थिति के कारण जो है होता है। यह आमतौर पर शारीरिक विकास में देरी, विशेषता, चेहरे की विशेषताओं और हल्के से मध्यम बौद्धिक विकलांगता से संबंधित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है गुणसूत्रों में परिवर्तन होता है, इसको याद ध्यान में रखिएगा। जब गुणसूत्रों में परिवर्तन होता है तो डाउन सिंड्रोम की वजह बन जाती है। 10वां नंबर प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, मैथेनाइक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो कौन सा होता है? तो डी ऑप्शन आपका सही हो जा रहा, एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो कितना एसिटिक अम्ल उसमें पाया जाता है ये भी कभी कभी पूछ देता है, तो 4 से 8%। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, तो 4 से 8%। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, प्रायः भोजन के लिए उपयुक्त सिरके में जो है 4 से 8% तक एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।